Hello everybody, welcome to this first video in the mathematical physics lecture series। आपके पास जो पहली यूनिट है वो है वेक्टर्स। ओके, इस यूनिट में एक्चुअली जो मैटर है, कंटेंट है, मोर और लेस आपने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा है और इवन यूज़ भी किया है। ओके, बट लेट्स डू अ मच मोर सिस्टमेटिक स्टडी और आपको इसे वेक्टर्स को और अच्छे से या दूसरे व्यू पॉइंट से हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं, आप इस तरह से सोचें क्योंकि आपके इसी सिलेबस में आगे एक यूनिट आती है टेंसर्स। तो वेक्टर्स को अगर हम एक दूसरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें, जिसकी में हम कोशिश करेंगे इस कोर्स में, तो टेंसर्स का जो ट्रांजिशन होगा वो हमारा रिलेटिवली इजी हो सकता है। सो लेट्स लुक एट दिस वे। ये जो इनिशियल लेक्चर आज का है, ये वाला वीडियो, इसमें मैं उसी कंटेंट की बात कर रहा हूँ जो आप पीछे ये तो स्कूल लेवल से आप पढ़ते आए हैं लगातार। ओके, सो दिस इज़ जस्ट अ रिकैप, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप इन्हें ओमिट ना करें। मैं यहाँ पे जो चीज़ कहूँगा प्लीज़ उनको अपनी प्रैक्टिस में लाके उनको अपने नोटेशन और अन्य चीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसको इंक्लूड करने की कोशिश करें। सो यू मस्ट, आगे बढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें जो हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ये सारे आपको आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए, आपको अप्लाई करने आने चाहिए। ओके, दिस, तो दिस इज़ जस्ट अ रिकैप। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे स्केलर्स और वेक्टर्स, दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। तो और बाद में एक कंसेप्ट और भी आएगा। हम अभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, बाद में हम स्केलर और वेक्टर फील्ड की बात करेंगे। ओके, बट फॉर द टाइमिंग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़, राशियाँ। ओके, एग्जाम्पल पहले ले लें स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल से टेम्परेचर। किसी कमरे में किसी पॉइंट पे टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या किसी कोई पार्टिकल है उस पॉइंट पे या कहीं और पे, उसका कुछ मास है से 10 kg। ओके, ये क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जहाँ केवल एक नंबर आप बता रहे हैं कितना वो है, वो क्वांटिटी, उससे काम चल जाता है। यहाँ डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। टेम्परेचर 30 डिग्री, बस 30 डिग्री टेम्परेचर है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। मास सम kg, कोई डायरेक्शन का नहीं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जहाँ चीज़ के परिमाण, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल वो चॉक आउट किया है। माना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, आप यहाँ पे खड़े हैं और कोई एक आया यहाँ पे व्यक्ति और उसने यहाँ से चलना शुरू किया किसी डायरेक्शन में, और माना वो 5 मीटर किसी डायरेक्शन में गया। वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, लेकिन आपको ये पता है वो 5 मीटर जाके रुक जाएगा। फिर वो आदमी वहीं पर रुक गया, से फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर जाके रुक गया, तो आप कहते हैं उस व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। पर ये डिस्प्लेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप ऐसे सोचिए, उस व्यक्ति का एक दोस्त उसे ढूंढता हुआ आया और वो आपको पूछता है मेरा मित्र कहाँ है। तो आप अगर केवल उसे एक नंबर बताएं, केवल मैग्नीट्यूड बताएं, भाई आपका दोस्त इस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर आपने बता दिया, एक नंबर बता दिया, और डायरेक्शन का आपने कोई सेंस नहीं दिया, तो क्या वो अपने मित्र तक पहुंच पाएगा? 5 मीटर वो यहाँ भी जा सकता है, 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 यहाँ भी, मतलब जब अब मैं जो मित्र और ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ उसको आप अगर हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में कहें, इस पॉइंट को प्रॉपर्ली लोकेट करने के लिए हमें डिस्टेंस तो बतानी ही है, मैग्नीट्यूड तो बताना ही है कि हाँ जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं वहाँ से वो कितना दूर है। लेकिन साथ साथ मुझे एक एंगल भी बताना पड़ेगा। माना इस लाइन को मैं अपनी रेफरेंस लाइन मान लूँ, जिसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे बाद में, पर कोई ज़रूरी नहीं है इसी को मैं रेफरेंस लाइन मानूँ, पर माना मैंने इसे माना, तो मैं ये भी बता दूंगा अच्छा इसके साथ अगर आप 120 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल 120 है, 120 डिग्री पे अगर आप 5 मीटर जाएँ तो वहाँ पर आप इस पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंपल एग्जांपल जिसे आप विस्थापन कहते हैं, क्यों इस तरह की क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। केवल एक नंबर से काम नहीं चल रहा है। कुछ जगह केवल नंबर, मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, लेकिन कुछ जगह मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ती है। और ये डेफिनेशन आप स्कूल लेवल से बोलते आए हैं कि जिनका केवल परिमाण होता है वो अदिश राशियाँ, और परिमाण के साथ साथ दिशा भी जो होती है वो हैं सदिश राशियाँ। और आप स्केलर्स और वेक्टर्स से बहुत कॉमनली डील करते आ रहे हैं, बट सम एग्जाम्पल्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह वगैरह, लार्ज नंबर। और इसके अलावा बाद में हम देखेंगे, आप पहले भी देख चुके हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करने के हमारे पास और तरीके भी होते हैं। आप स्केलर का ग्रेडियंट लेके भी जो क्वांटिटी बनती है वो एक वेक्टर फील्ड होता है, या कर्ल अगर आप किसी वेक्टर फील्ड का लें तो फिर से आपको एक वेक्टर फील्ड ही प्राप्त होता है। तो इस तरह के भी, तो वेक्टर्स आपके कई तरह से ओरिजिनेट हो सकते हैं। ओके, दिस, तो जो आप डेफिनेशन स्कूल लेवल की डेफिनेशन यूज़ करते हैं कि इनका डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, जबकि यहाँ आप कहते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, परिमाण के साथ साथ दिस। ओके, इसका दूसरा एग्जांपल दूँ, डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होती है। से किसी पार्टिकल पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ये एक पार्टिकल ऐसे, ये अब इस पर ऐसे फोर्स लगाया तो इसका मोशन कुछ अलग टाइप का हो रहा है, और ऐसे फोर्स लगाया तो मोशन अलग टाइप का हो रहा है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस, अच्छा, लेकिन फिर हम इस डेफिनेशन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ये स्कूल लेवल की डेफिनेशन को हम वैसे थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। हम कहते हैं एक अगेन एग्जांपल से समझें, स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती है अगर हम उनको ऐड करें, जोड़ें,
सम करें तो वो सिंपली नंबर्स की तरह ऐड होते हैं। नंबर से मेरा मतलब क्या है, माना आपके पास एक 3 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है और एक 4 किलोग्राम की, ठीक है। चाहे स्केलर्स चाहे वेक्टर्स का एडिशन है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, एक तरह की क्वांटिटी में उसी तरह की क्वांटिटी ऐड हो सकती है। आप मास भी एक स्केलर है, टेम्परेचर भी एक स्केलर है, पर मास और टेम्परेचर को ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ओके। एक ही तरह के स्केलर्स को ऐड करेंगे, ऐसे ही वेक्टर्स में भी हम एक ही तरह के वेक्टर्स को ऐड करते हैं। बट स्केलर एडिशन में ये है, पर आप इस तरह से एग्जांपल की तरह सोचें, 4 किलोग्राम का मास ये और 3 का ये एक साथ रखा 7 kg, या 3 का ये रखा 4 का ये रखा तभी भी 7, या ऐसे रखा तभी भी, मतलब डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, जस्ट हाँ 3 + 4 7 नंबर्स की तरह ही ऐड होते हैं स्केलर्स। लेकिन वेक्टर्स का जो एडिशन है वो टिपिकल होता है। मैं यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, मैं रॉन्ग नोटेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है वेक्टर्स को हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 के ऊपर एरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, ए के ऊपर लिखना चाहिए था। पर यहाँ पे मेरा मतलब ये है, माना आप किसी पॉइंट से चले और आपने एक डिस्प्लेसमेंट किया 3 मीटर्स का और माना एक किया 4 मीटर्स का, ओके। तो इस रॉन्ग नोटेशन को इससे ही हम अभी काम चलाएंगे। आपने एक 3 मीटर और एक 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, तो अब फिर आप सवाल हम ये पूछ रहे हैं, अच्छा तो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट विस्थापन। इनिशियल पॉइंट से पहले 4 मीटर चले, फिर इनिशियल पॉइंट से 3 मीटर चले, तो हम इनिशियल पॉइंट से कितना दूर हैं। तो इस सवाल का डेफिनेट आंसर आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपको दोनों विस्थापन की डायरेक्शन नहीं पता। फॉर एग्जांपल, माना 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और 3 मीटर का फिर उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते गए, तो उस समय आपका नेट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से हो जाता है 4 + 3 7। उस समय तो ये नंबर्स की तरह ऐड होते हुए दिख रहे हैं, पर और सिचुएशन भी सोच सकते हैं। मैंने कुछ सिचुएशन यहाँ पे डिपिक्ट की हैं। माना 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आपने ये किया किसी डायरेक्शन में और 3 मीटर का इस पॉइंट से वापस अपोजिट डायरेक्शन जिसे आप कहते हैं, तो इनिशियल पॉइंट से जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो केवल 1 मीटर का है। मैथमेटिकली आप ऐड ही कर रहे हैं, 4 में 3 को ऐड ही कर रहे हैं, 2 डिस्प्लेसमेंट्स। अभी मैं 4 और 3 नहीं बोलना चाहिए था मुझे, ए और बी, पर यहाँ पे मैंने यही नोटेशन यूज़ किया, ए और बी। तो ए और बी का जो सम है, वेक्टर सम वेक्टर्स का, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आप इस सिंपल एग्जांपल में देख सकते हैं, सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 7 बना, अपोजिट डायरेक्शन में 1 बन गया। और आप इसमें और केस भी सोच सकते हैं, 4 का डिस्प्लेसमेंट ऐसा और 3 का उसके साथ राइट एंगल पे हो, तो तब जो डिस्प्लेसमेंट है पाइथागोरस थ्योरम से वो 5 मीटर का बनेगा, लेकिन वो इस डायरेक्शन में बनेगा। तो 4 और 3 केवल वेक्टर्स में केवल ये बोल के नहीं चलता है कि 4 और 3 वालों को ऐड किया और 7 हो जाए या क्या आंसर। वो वेक्टर्स का आपस में एंगल कितना है, यहाँ दोनों पैरेलल थे, यहाँ एंटी पैरेलल थे, यहाँ 90 डिग्री पे थे, तो जो रिजल्टेंट है वो इस पर डिपेंड करता है। तो वेक्टर्स का एडिशन जो है सामान्य नंबर्स की तरह नहीं होता है कि मैग्नीट्यूड सीधे सीधे जोड़ दिया और हो गया, ओके। वेक्टर एडिशन में एंगल, उनका रिलेटिव ओरिएंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। यहाँ पे मैं अगेन एक पॉइंट रिपीट करूँगा, मैंने ऊपर भी कहा था, वेक्टर्स में भी आप एडिशन जब करेंगे, आप एक तरह के वेक्टर में उसी तरह का वेक्टर ऐड कर सकते हैं, ओके। आप फोर्स में डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं, ओके। एक तरह के वेक्टर में उसी तरह की वेक्टर क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। अच्छा, तो फिर वेक्टर्स का एडिशन का नियम क्या होता है, ये भी आपने पीछे पढ़ा है, पर ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको रिवाइज कर लें। वेक्टर्स को जो ऐड करने का तरीका है, ग्राफिकल मेथड जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारा ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जिसे कहते हैं। इनफैक्ट इसका नाम ही बाद में पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इंक्लेज नंबर है। माना ये जल्दी से सिचुएशन डिस्क्राइब करूँ, ए और बी 2 वेक्टर्स माना इस तरह से हैं, आपको इनको ऐड करके इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ए जो वेक्टर है उसको ड्रॉ किया, बी वेक्टर को जिसे हम कहते हैं पैरेलल ट्रांसपोर्ट करके। पैरेलल ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ये है, वेक्टर की लेंथ को बिना चेंज किए आप उसे पैरेलल कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब चाहे इस बी वेक्टर को मैं यहाँ पे दिखाऊं या इसी के पैरेलल इतनी लेंथ का वेक्टर यहाँ पे दिखाऊं, ये दोनों को हम बी वेक्टर मान सकते हैं। तो ये बी वेक्टर को अगर मैं ए के हेड पे बी की टेल को ले आऊँ, ए बी, ए में मुझे बी ऐड करना है, ए में बी ऐड करना है, तो अब ये जो फिगर बन रहा है जिसकी ये 2 साइड्स बनी, इसके अगर आप ट्रायंगल को कंप्लीट कर दें इस ब्लू वाले एरो की मदद से, तो यही आपका ए प्लस बी होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिन 2 को जोड़ना है वो ट्रायंगल की 2 साइड्स बनेंगी और रिजल्टेंट बनेगा तब तीसरी साइड, यू नो दिस, ओके। और इसी का जो दूसरा काउंटर पार्ट है पैरेललोग्राम लॉ, वो इससे अलग नहीं है। अगर ए और बी माना मेरे ये 2 वेक्टर्स ये थे या ये थे या जो भी थे, उनको पैरेलल डिस्प्लेस करके ट्रायंगल लॉ में मैं तो इस तरह से अरेंज करता हूँ, ए और बी। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं, ए और बी की दोनों की टेल्स मिला देते हैं, ए और बी की टेल्स मिलाई और फिर ए और बी जो 2 साइड्स हैं इनसे मिलके आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। माना ए ये और बी को आपने की भी टेल यहाँ पे रखी। अब आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, इस साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ कीजिए, इस साइड के पैरेलल एक और साइड ड्रॉ कीजिए। ये आपका पैरेललोग्राम जैसा फिगर जो बना, तो इसका ये वाला जो डायगोनल है यही क्या होगा,
ए प्लस बी। ये और ये कोई अलग नियम नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं ए प्लस बी। अगर आप इस फिगर का केवल ये पार्ट देखें तो ये ट्रायंगल लॉ ही तो है, लेकिन इस फिगर का एडवांटेज क्या है, आप इसे यहाँ से बी प्लस ए की तरह भी सोच सकते हैं। अगर आपने पहले बी वाला वेक्टर लिया और फिर ए वाला, और ट्रायंगल लॉ से ही उन्हें ऐड करें तभी भी है, तो यहाँ से ग्राफिकली ये उस चीज़ का प्रूफ भी हो गया कि वेक्टर लॉ जो ऑफ एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, दो वेक्टर्स को ऐड किसी भी ऑर्डर में करें रिजल्ट सेम होता है। तो ये ग्राफिकल मेथड्स हम यूज़ करते हैं, आपने बहुत जगह यूज़ किया है, बट यू मस्ट रिमेंबर प्रॉपरली। ये मैं क्यों रिमाइंड कर रहा हूँ, वेक्टर की डेफिनेशन ये जो आपकी हमारी स्कूल लेवल की थी कि इनका केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ये सफिशिएंट नहीं है। आपको इस डेफिनेशन को अब से आपके आंसर में ये पार्ट शामिल हो जाना चाहिए। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और साथ साथ वो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। ये दोनों लॉज अलग नहीं है, आप कोई एक बोल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं भी इसे वो करूँगा। इससे रिलेटेड शायद एक एक्सपेरिमेंट हमने पिछली क्लासेस में किया होगा, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने वेरीफाई किया था। ओके, अगेन हम इस बार ट्राई करेंगे व्हेन द कॉलेज, हमारी जो क्लासेस प्रॉपर कॉलेज में लगेंगी, तो वी विल ट्राई टू वेरीफाई दिस। ओके, यस। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है, क्यों मैं इस ट्रायंगल लॉ पे फोकस कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, अब से आपको वेक्टर्स अगर कोई पूछे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, तो आपको बोलना चाहिए ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। केवल इससे काम क्यों नहीं चलता, वाई दिस इज़ नॉट सफिशिएंट? केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज़ वेक्टर्स क्यों नहीं होती हैं? मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ जो हम मोस्ट ऑफ्ट कोटेड एग्जाम्पल होता है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, धारा जो होती है, विद्युत धारा, मैथमेटिकली जो dQ/dt होती है, आवेश प्रवाह की दर, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। से किसी वायर में आपके करंट फ्लो हो रही है, तो आप बोलते हैं करंट से 4 एम्पियर की है, 4 एम्पियर की करंट, और वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तार की डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड भी है 4 एम्पियर और डायरेक्शन भी है। तो अगर हम केवल ये डेफिनेशन से वर्क करते तो उससे हमें करंट को वेक्टर सोचना चाहिए। ओके, बट अब एक एग्जांपल लें, आप किरचॉफ लॉ जानते हैं, संधि का नियम जो होता है, जंक्शन लॉ, कि जितनी आने वाली करंट्स का सम होता है उतना ही जाने वाले का। वेरी सिंपली अगर मैं बोलूं तो, अगर एक माना इस तरह का आपने तारों का एक सेटअप किया, माना एक स्ट्रेट वायर, दूसरा स्ट्रेट वायर, इनको एक जंक्शन बनाया, और एक तीसरा स्ट्रेट वायर वहाँ से करंट को लेके बाहर जा रहा है। तो इस वायर में अगर करंट I1 आ रही है और इस वायर में अगर करंट I2 जा रही है, माना इसमें 4 और इसमें 3, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के अपने नॉर्मल एक्सपीरियंस से या किरचॉफ लॉ से, इस वायर में आपकी 7 एम्पियर करंट बाहर जाएगी। 3 + 4 = 7। अगर आप इन तारों को, इनका एंगल चेंज भी कर दें, रिलेटिव एंगल थोड़ा चेंज भी कर दें, तभी भी ये जो आउटपुट है 7 एम्पियर रहेगा। माना ये पहला वाला तार ऐसा आया और दूसरा वाला ऐसा आया, इधर से आया, माना I1 I2, और I1 + I2 इधर को गया, तभी भी अगर ये 4 और ये 3 है तो 7। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो था, पर करंट वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। उसका लॉ ऑफ एडिशन तो स्केलर्स की तरह है। ओके, तो ये एक ऑफ्ट कोटेड एग्जांपल है जो इस चीज़ को दर्शाने के काम आता है कि क्यों वेक्टर्स में हमें प्रॉपर डेफिनेशन में ये जरूर बोलना चाहिए कि वो क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। ओके, दिस। तो आगे से आप ये बोलेंगे, और मैं यहीं पे अब अपने नेक्स्ट उससे ज़रा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जब हम टेंसर्स पढ़ेंगे तो हम इस डेफिनेशन को, वेक्टर्स के आइडिया को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। ओके, वहाँ पे नेक्स्ट यूनिट में जब हम टेंसर्स की बात करेंगे, या वहाँ पे टेंसर्स बेसिकली क्या होते हैं, आप अभी तक स्केलर्स वेक्टर्स की बात करते हैं, ये एक पूरी फैमिली है, पूरा एक परिवार है, तो उस पूरे फैमिली का नाम आप टेंसर समझ सकते हैं। तो टेंसर्स को जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किया, माना 2 डायमेंशन में आपके x और y कोऑर्डिनेट्स थे, और आपने x और y कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया। अब चेंज का मतलब क्या, ये आगे ही देखेंगे हम, बट से आपने चेंज किया, तो उससे क्या होता है, हो सकता है स्केलर पे फ़र्क पड़े, वेक्टर पे, या किसी क्वांटिटी पे जो फ़र्क पड़ता है उसे हम कहते हैं उस क्वांटिटी की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे जस्ट जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, वेक्टर्स की इस डेफिनेशन को, यहाँ तक की डेफिनेशन को भी हम बाद में इम्प्रूव करेंगे। वेक्टर्स बाद में हम समझेंगे कि जो क्वांटिटीज़ एक ख़ास तरह से ट्रांसफॉर्म होती हैं, एक ख़ास तरह से परिवर्तित होती हैं, उनको हम कहेंगे ये वेक्टर्स है। तो लेकिन ये नेक्स्ट यूनिट में आएगा कि वेक्टर्स को हम जो लेबल कर रहे हैं कि किन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स कहेंगे, वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। और ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कब ट्रांसफॉर्मेशन उसका देख रहे हैं, जब हम कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और मैथमेटिकली तो आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को भी ये सोचिए,
जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं और फिर डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को बदलने से डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ भी बदलती हैं। तो अगर वो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ एक खास तरह से बदलेंगी तो हम उन्हें घोषित कर देंगे ये वेक्टर्स हैं। ओके, सो दिस वी विल सी। तो ये हमारा मेन टास्क इस कोर्स में वेक्टर्स का वैसे यहाँ तक समझना होगा। इस यूनिट का सिलेबस तो है ही, बट बाद में वेक्टर्स को हमें इस व्यू पॉइंट से समझना है। ओके दिस, और फिर उस यूनिट में हमारे पास वर्ड वेक्टर का जो वेक्टर शब्द है इसका और जनरल मीनिंग हो जाएगा। लेकिन इस यूनिट में ओके उसको वहीं देखेंगे। इस यूनिट में हमारे लिए वेक्टर का मतलब है नॉर्मल जो 3 डायमेंशनल स्पेस या 2 डायमेंशनल स्पेस में जो हमारे पास वेक्टर होते हैं, या तो एक्स वाई में या एक्स वाई जेड में, जो नॉर्मली हमारे 3 डायमेंशन के वेक्टर्स होते हैं। ओके, लेकिन बाद में टेंसर वाले चैप्टर में वेक्टर का आइडिया हमारा वो ज़्यादा जनरल शब्द है। जब हम टेंसर्स के साथ वेक्टर की बात करते हैं तो वो एक ज़्यादा जनरल नोशन है। ओके, ये वाला वेक्टर जो है, जो सामान्यतः आप बोलते हैं फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, चाहे 2 डायमेंशन में किया चाहे 3 डायमेंशन में, ये उसका एक बहुत पर्टिकुलर केस है। लेकिन इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे, वो बाद में देखेंगे। ओके दिस। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, और ये मैंने बहुत नोटिस किया है, इवन एडवांस स्टूडेंट्स के साथ भी, जो पीजी के स्टूडेंट्स के साथ भी मैंने ऑब्जर्व किया है, नोटेशन का आप ध्यान नहीं रखते हैं। नोटेशन केवल वेक्टर्स की बात नहीं है, नोटेशन फिज़िक्स में यूज़ किया जाता है। आप जो अपनी बात कर रहे हैं कम्युनिकेट कागज़ में लिख के, वो इफेक्टिवली ट्रांसमिट हो जाए, दूसरे वाले को पता लग जाए आप एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं। तो नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही नोटेशन आपकी बात इजीली कन्वे करता है। गलत नोटेशन का मतलब है शायद आप बात सही कन्वे नहीं कर रहे हैं, गलत अर्थ जा रहा है, तो गलत। तो नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को बार बार एम्फेसाइज़ करता हूँ। से मैं यहाँ पर ये बात क्यों कह रहा हूँ, वेक्टर्स जो हैं, स्केलर और वेक्टर, अब 2 तरह की क्वांटिटी आप पे है, तो आपके लिखने से ही पता लग जाना चाहिए। आप हर क्वांटिटी को ऐसे नहीं लिख सकते ये राशि सदिश है, दिस क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, हम नोटेशन में ही उसे इंक्लूड कर देते हैं। नोटेशन में अब नोटेशन कैसे होता है वेक्टर्स का, या तो आप उस क्वांटिटी को बोल्ड में लिखिए, उसके सिंबल को, या उसके ऊपर एरो लगाइए। और हम जल्दीबाजी में वैसे एरो भी नहीं बनाते हैं, जब हाथ से लिखते हैं हम बार बना देते हैं ऊपर। ओके, किताबें जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं उसमें तो वेक्टर को बोल्ड करके लिखा रहता है, पर हम अगर ऐसा बोल्ड आप लिखने की कोशिश करेंगे तो एक ही सिंबल लगने में आपका कई टाइम लग जाएगा। हम ये वाला सिंबल लिखने की कोशिश करते हैं, ए के ऊपर एरो, पर एरो बनाने में भी यूजुअली टाइम लगता है, तो हम सिंपली एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो दिस, पर मैं ये इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ, ये आप यूज़ भी करें। बीएससी लेवल पे आके अगर आप ये नोटेशन अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी वेरी बैड। इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ लैक है। तो अब से आपको ये इंश्योर करना है कि आपके नोटेशन से पता चल जाना चाहिए कि कोई क्वांटिटी आप उसके स्केलर की बात कर रहे हैं, या वेक्टर की बात कर रहे हैं, या वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो भी राशि की आप बात कर रहे हैं वो नोटेशन से ही आपका स्पष्ट हो जाना चाहिए। बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, और किसी वेक्टर का जो परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर को किताब में ऐसे लिखा होगा बोल्ड, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मैं तो सामान्यतः ऐसे लिखता हूँ, ए के ऊपर बार वेक्टर से। ओके, और किसी वेक्टर का जो परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, उसको हम ए बार का मॉड जिसे कहते हैं, मॉड ले लेते हैं। ओके, या सिंपली ए लिख देते हैं, आप इस पर कुछ एरो वगैरह। तो आप देख रहे हैं ये वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है, और ये ऐसा सिंबल हम स्केलर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। बिना एरो वाला जो वेक्टर का नाम है, अगर उसमें बिना एरो का है तो वो मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण, और ऊपर एरो है तो वेक्टर। तो ये दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी इच्छा की बात नहीं है कि कहीं आपने ऐसा लिख दिया कहीं ऐसा। अगर वो वेक्टर की आप बात कर रहे हैं तो ये लिखो, और केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये लिखिए। बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, या उस वेक्टर की लेंथ कितनी है। या आप फिगर में बनाते हैं तो अगर माना एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है और एक का 4 है, तो हम कोशिश करते हैं कि 6 वाले को थोड़ा लंबा बनाएं और 4 वाले को थोड़ा छोटा। एग्जैक्ट स्केल तो हम नहीं बना सकते हैं जब हैंड ड्राइंग में, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो इसके ये लेंथ ऑफ वेक्टर है। ओके, एक नोटेशन और भी कई बार यूज़ किया जाता है, माना कोई वेक्टर ग्राफिकली आप दिखा रहे हैं कि पी से लेकर क्यू पॉइंट तक जा रहा है, तो आप उसे वेक्टर पी क्यू भी लिख देते हैं कई बार। ओके, तो ये नोटेशंस हैं, बट द पॉइंट इज़ वेक्टर के ऊपर ये एरो या बार एटलीस्ट आपको बनाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, और डायरेक्शन की बात हम कह रहे हैं, वेक्टर और स्केलर में मूल अंतर वैसे डायरेक्शन का है, और संभवतः वेक्टर की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो शायद उसकी डायरेक्शन ही है। ओके, ये मैं एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स और उसके सेंस में कह रहा हूँ, हिल्बर्ट स्पेस में जो हमारा आता है, बट इन अ सर्टेन सेंस वेक्टर की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैग्नीट्यूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो उसकी डायरेक्शन होती है। तो उस चीज़ को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं ये भी आपको पता है। कोई वेक्टर ए को हम इस तरह से लिख देते हैं कि हाँ ये उसका मैग्नीट्यूड पार्ट, उसकी लंबाई, और गुणा गया एक यूनिट वेक्टर, ये जो कैरेट साइन या हेड साइन जिसे हम कहते हैं, इससे हम यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से अगर आप यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन निकालें,
अगर किसी वेक्टर को उसके परिमाण, उसकी लंबाई से आप डिवाइड कर दें, तब जो वेक्टर आपको मिलता है, ये भी अपने आप में एक वेक्टर होता है, पर इस वेक्टर की खासियत ये है इसका परिमाण अपने आप में 1 बनता है, इसीलिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है? अगर आप उस तरह सोचें, यूनिट वेक्टर जैसे ही आपको किसी ने कहा तो ये तो क्लियर हो गया कि उसकी लंबाई तो 1 है, तो उसकी लंबाई में कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ये वाला भी हो सकता है, या इस डायरेक्शन का भी हो सकता है, या इस डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। तो हर यूनिट वेक्टर की लंबाई तो 1 है, तो उसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। लेकिन डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन बताने के काम आते हैं। ओके, तो वेक्टर को हम इस तरह से सोचते हैं, हाँ, यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन वाला बताने वाला पार्ट, और बाकी उसका मैग्नीट्यूड। इसको हम इस एग्जांपल से अगर देखें, ये कोई वेक्टर ए था, माना कोई डिस्प्लेसमेंट था 50 मीटर का, वेक्टर ए था और उसका परिमाण था 50 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में था, तो उसी डायरेक्शन में या उसके पैरेलल अगर मैं 1 मीटर का एक वेक्टर लूँ तो इसे मैं कहूँगा यूनिट वेक्टर ए। इसका परिमाण 1 है, 1 मीटर, माना मैं मीटर इसमें वर्क कर रहा हूँ, 1 मीटर। 50 मीटर वाला क्या है? ये इसका 50 गुना है। तो डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, पैरेलल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है हमारे लिए, डायरेक्शन दोनों की सेम है, लेकिन ये इसका 50 गुना है। तो डायरेक्शन, और अगर आपने 50 या 60 या 80 जिस भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया तो ये, और ये आप नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव का मतलब हो जाएगा डायरेक्शन अपोजिट। यू नो ऑल दिस, बट जस्ट मी दिस। फिर हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, जिसमें भी हमें डॉट प्रोडक्ट में भी स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यहाँ पे ये मतलब नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है, कोई वेक्टर ए आपके पास था, आपने उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, मुझे नंबर नहीं बोलना चाहिए, वैसे स्केलर बोलना चाहिए। वेक्टर को अगर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तब जो क्वांटिटी मिलती है उसे, वो फिर से एक वेक्टर होती है। वेक्टर को स्केलर या नंबर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो फिर से जो क्वांटिटी मिलती है वो एक वेक्टर होती है। और वो वेक्टर कितना होता है? माना वेक्टर ए को मैं इस तरह से लिख पाया, उसका मैग्नीट्यूड गुणा गया यूनिट वेक्टर ए, तो ए तो ये पहले से इतना था और एन से हमने मल्टीप्लाई किया दिस। तो अब आप केवल इस फैक्टर को देखें, ए यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन इसकी वही है जो ओरिजिनल वेक्टर ए की थी, लेकिन इसका परिमाण कितना है? इसका परिमाण ए ना होकर कितना है? एन ए। पुराने वाले वेक्टर ए से भी इसका परिमाण कितना हो चुका है? एन गुना हो चुका है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या करता है? किसी वेक्टर की, अगर बहुत सिंपली बोलूँ, वेक्टर की लंबाई को एन गुना बढ़ा देता है। ये एन का फैक्टर 1 से छोटा भी हो सकता है, ओके, बट एन गुना बढ़ा देता है। ओके, दिस। इसके अलावा बहुत सारे और कंसेप्ट्स आते हैं, मैं यहाँ पे उनको बात भी नहीं करना चाहूँगा, बट से मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, ये पूरा नहीं है, इसमें और कई कंसेप्ट्स होंगे। जस्ट गो थ्रू एनी बुक, वेक्टर्स जहाँ शुरू होता है 11th-12th की बुक में, या कोई अच्छी बुक मैथमेटिकल फिजिक्स की, उसके शुरू में वेक्टर्स आपको मिलेगा, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर कब बराबर होते हैं? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ए कोई वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन वाला। नल वेक्टर, ओके, नल वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका 0 मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ आप कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये शायद कहीं पे यूज़ हम करें। नल वेक्टर मतलब सिंबल हम 0 बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 फॉर नल, लेकिन द पॉइंट इज़ मैग्नीट्यूड तो इसका 0 है, ये फिक्स हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप इसके लिए डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, से नल वेक्टर कहाँ मिलता है? लेट मी गिव एन एग्जांपल, ए प्लस माइनस ए। अगर आप वेक्टर ए में उसका अपोजिट वेक्टर ऐड करें तो आपको नल वेक्टर मिलता है। ओके, दिस ए की डायरेक्शन होगी, माइनस ए की उसके अपोजिट होगी, पर ये जो 0 नल वेक्टर है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मैग्नीट्यूड 0, नो डायरेक्शन, ओके, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, लेट मी से इट दिस वे। अच्छा, इसके अलावा वेक्टर एडिशन के और बहुत सारे लॉज आप पढ़ते हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन आप कहते हैं एसोसिएटिव होता है, 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो पहले 2 को ऐड किया, फिर उसमें तीसरा ऐड किया, या पहले बाद के 2 बी और सी को ऐड किया ए, तो आपको सेम रिजल्टेंट मिलता है, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। उसके अलावा नल वेक्टर की प्रेजेंस वाला जो हम बात कर रहे थे, किसी वेक्टर में नल वेक्टर ऐड करें तो वही वेक्टर मिलता है। इन्वर्स, हर वेक्टर का एक इन्वर्स होता है, उसके इन्वर्स के साथ ऐड करें तो आपको नल वेक्टर मिल जाता है। नल वेक्टर को मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, सॉरी। कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए, सेम रिजल्टेंट मिलता है, ठीक है। ये 4 जो शुरू के नियम हैं ये केवल वेक्टर्स के आपस के एडिशन के हैं, लेकिन अब अगर इनके साथ हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर क्वांटिटीज़ भी ले आएँ तो हमें 4 और लॉज मिलते हैं। ओके, वो 4 लॉज ये हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, ये 2 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं। 2 वेक्टर्स को ऐड किया और एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया बाद में, तो वो रिजल्टेंट इतने के बराबर होता है। आप पहले वेक्टर को भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वेक्टर को भी उसी स्केलर से, और ऐड कर दें। ओके, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव D1 ऐसी D2, एक वेक्टर है और आपने 2 स्केलर्स को ऐड करके उससे मल्टीप्लाई किया तो फिर रिजल्टेंट ये बनता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव। एसोसिएटिव, वेक्टर को
स्केलर से मल्टीप्लाई किया और फिर जो क्वांटिटी मिली उसको फिर से एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो ये सीधे सीधे बराबर होता है। आप पहले दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आपको जो स्केलर मिले उससे फिर उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सब बहुत कॉमन मैथमेटिक्स है, आप यूज़ करते आए हैं। बट जब हम मैथमेटिकली किस स्ट्रक्चर को हम वेक्टर्स कहते हैं, या मैथमेटिक्स में प्रॉब्ली आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर्स का जो जनरल आइडिया है मैथमेटिक्स में, उसे हम वेक्टर स्पेस की लैंग्वेज में स्टडी करते हैं। तो वेक्टर स्पेस लैंग्वेज में किस चीज़ को आप, किस स्ट्रक्चर को आप वेक्टर स्पेस कहते हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है, और साथ में आपके पास एक यूनिट मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए। अगर आप स्केलर 1 से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आपको फिर से वो वेक्टर मिलना चाहिए। तो ये जो 4 नियम है, ये तो वेक्टर एडिशन के बारे में थे, और ये स्केलर्स के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, इनको कंडेंस करके याद रखने का जो तरीका है, जब मैथमेटिक्स में ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ फिजिक्स में तो मेरे ख्याल से आप ये प्रॉपर्टीज़ इस तरह से यूज़ करते आए हैं कि आप इन्हें नियम ही मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। बट एक्चुअली ये प्रॉपर एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ वेक्टर स्पेसेस। लेकिन वहाँ पे इन 8 नियमों को याद रखने का जो तरीका होता है, कैन आई एड यू, कैन ही एड यू या कैन आई एड यू, सी कम्यूटेटिव, ए एसोसिएटिव, एन नल, आई इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज़। ये एडी, ए एसोसिएटिव, मैंने ऑर्डर वो नहीं है जो यहाँ था, मैंने इस क्रम में नहीं लिखा, ये मुझे बाद में ध्यान आया कि इस तरह से भी हम इसे याद रख सकते हैं। डी डिस्ट्रीब्यूटिव, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और यू यूनिट मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो 8 नियम जो फॉलो करता है, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम वेक्टर स्पेसेस कहते हैं। ओके, तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, लेकिन फिजिक्स में एटलीस्ट चलिए आप एक ये इस तरह से ना भी याद रखें, ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते आए हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो हम कहाँ पे कौन सी यूज़ कर लें, सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दीज प्रॉपर्टीज़। दिस तो आज के ज़माने में तो मैं इसे शायद आप सब लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन आई ऐड यू इन द ग्रुप, इस तरह से सोचें आप। तो आप किसी को अगर ये बोल रहे हैं तो बेसिकली आप वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट अ निमोनिक, याद रखने की जो हमारी ट्रिक्स होती हैं। ओके, उनमें से एक ट्रिक है कि वेक्टर स्पेस की जो 8, अगर हम इन्हें एक्सियम्स कहें मैथमेटिक्स में कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, जो इन 8 एक्सियम्स को जो स्ट्रक्चर फॉलो करता है वो वेक्टर स्पेस होता है। तो वो 8 एक्सियम्स क्या हैं, वो ये। ओके, दिस अच्छा। अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज़, आपने इसे भी यूज़ किया है बट इसको थोड़ा हम ढंग से आप समझने की कोशिश कीजिए। वेक्टर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट भी कार्टेशियन और अदर टाइप के भी हो सकते हैं। अदर की तो मैं शायद अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन कार्टेशियन कंपोनेंट्स से हम डील करते आए हैं। कार्टेशियन मतलब XYZ कंपोनेंट्स, I J K यूनिट वेक्टर के टर्म में। ओके, वो कंपोनेंट्स वेक्टर के। और कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या रिलेशन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कार्टेशियन भी हो सकते हैं XYZ वाले, और तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं। ओके, सो वी विल सी दिस ऑल्सो समवेयर इन दिस कोर्स, या किसी और कोर्स में, या आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में कहीं ना कहीं इनसे हमें डील करना पड़ेगा। आपको वेक्टर को एक और चीज़ की तरह सोचना है। वेक्टर बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आवर कोऑर्डिनेट चॉइस। नॉर्मली आप वेक्टर को ऐसे सोचते हैं कि माना 2 डायमेंशन में कि हाँ उसका एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट है। आप इसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसे इस तरह से होनी चाहिए, वेक्टर पहले से मौजूद है, आपने कोई डिस्प्लेसमेंट किया, ये आपने एक डिस्प्लेसमेंट कर दिया, माना आप यहाँ से चले और यहाँ तक गए, ये एक वेक्टर है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बाद में अपनी सुविधा के हिसाब से चूज़ करते हैं। नॉर्मली आप हमेशा दिखाते हैं कि x एक्सिस यहाँ और y एक्सिस ऊपर की तरफ, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली एक मैथमेटिकल टूल है, प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने में मदद करता है। लेकिन वेक्टर का एग्जिस्टेंस जो है, जो वो वेक्टर है, वो उससे निर्भर नहीं करता है कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चूज़ किया। अलग अलग जो यूज़र्स हैं, अलग अलग जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन उससे फिजिक्स पे या जो हमारे बेसिक वेक्टर्स हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप इसे इस तरह सोचिए, माना आप यहाँ से यहाँ चल के गए, एक डिस्प्लेसमेंट आपने ये किया, आप किसी ग्राउंड में खड़े थे और आप इस डायरेक्शन में गए और फिर आप इस डायरेक्शन में गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो हुआ। माना ये ए था और ये बी था, तो ये A+B हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब माना 3 अलग अलग ऑब्जर्वर्स इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। एक ने कहा मेरी x एक्सिस ये है और उससे 90 डिग्री पे मेरी y एक्सिस ये है, तो उसको ऐसा लगेगा अच्छा आप x एक्सिस के साथ इतने एंगल पे गए और फिर ये ऐसे गए और तब आप यहाँ पहुँच गए। लेकिन कोई दूसरा ऑब्जर्वर ऐसे भी कर सकता है, वो आप जिस डायरेक्शन में पहले गए उस डायरेक्शन के पैरेलल को माना उसने x एक्सिस मान लिया और फिर उससे 90 डिग्री पे क्या y एक्सिस। आप इसी प्रॉब्लम का एनालिसिस, इसी सिचुएशन का एनालिसिस इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कर सकते हैं और इसमें भी, बल्कि मैं इसको चलो x डैश y डैश लिखता हूँ। ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x y 2 एक्सिस 90 डिग्री पे। ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2 डायमेंशनल, लेकिन इसकी x और इसका x सेम नहीं है और y भी फिर सेम नहीं है। x डैश y डैश कार्टेशियन,
ये यूज़र ने अपनी सुविधा से उसको लगा मेरे को शायद इसमें सुविधा होगी। अब लगा का मतलब केवल ऐसा नहीं होता है कि हम केवल सोच लें, आप कुछ फिजिकल आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम पिक करते हैं, पर इस यूज़र ने माना ये वाला पिक किया तो वो इस प्रॉब्लम को ऐसे एनालाइज करेगा, और इस वाले यूज़र ने ऐसे सोचा कि अगर मैं इसको इसके अलॉन्ग ले लूँ शायद प्रॉब्लम सॉल्व करना सिंपल हो। लेकिन जो फाइनल आंसर है, जो फिजिक्स हो रही है, वो ना कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पे डिपेंड करेगी ना इस पे। और यहाँ पे मैंने एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, मुझे आइडिया नहीं है मैथ्स में आप इससे कितने फेमिलियर हैं, वैसे फिजिक्स में भी हमने कहीं से यूज़ किया होगा, जिसे आप कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। 2 डायमेंशन में जिन्हें हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए आप उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बता देते हैं, जिसे आप आर कोऑर्डिनेट कहते हैं, और साथ में उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल, जिसे हम थीटा कहते हैं, और फिर एक्स और वाई जो हमारे नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनका आर और थीटा से ये रिलेशन होता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है, एक्स इक्वल टू दिस। तो जो आर और थीटा की मदद से आप एक्स और वाई की बात ही ना करें, अगर आप आर और थीटा बता दे रहे हैं तो भी आप कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स या सिंपली पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कोई यूज़ कर सकता है। अब इसमें मैंने आर और थीटा यूनिट वेक्टर दिखाए हैं, आप इसको अभी बिल्कुल भूल जाएं, बट द पॉइंट इज सिचुएशन एक ही है और उसका रिजल्टेंट भी एक ही होगा, लेकिन एनालिसिस ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी और कई और तरीके से भी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़र की चॉइस होती है, लेकिन जो मेरा वेक्टर है, जो मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, मैं ये गया और ये गया तो लास्ट में मैं यहीं पहुँचूँगा, इस पॉइंट पे ही पहुँचूँगा। आप चाहे इस सिस्टम से एनालिसिस करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे, चाहे किसी और सिस्टम से एनालिसिस करूँ, मेरा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है। अगर मेरा कोई दोस्त मुझे खोजने आना चाहता है तो मैं यहाँ पे मिलूँगा, मैं यहाँ नहीं मिलूँगा, यहाँ नहीं मिलूँगा, यहाँ नहीं मिलूँगा। मतलब जिसे हम कहते हैं फिजिक्स डजंट डिपेंड ऑन आवर चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस से फिजिक्स ये है लास्ट में वो आदमी कहाँ पे है, वो पार्टिकल डिस्प्लेस होके कहाँ पहुँचा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस पे डिपेंड नहीं कर सकता है, नहीं करता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। तो इसीलिए मैंने ये कहा था वेक्टर, ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अगर इसे आप समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल में, ये अपने आप में एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। ये स्पेस में आपने सोच लिया ये एक तीर है, इस तरफ को है, बस ये है तो है। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ ले रहा हूँ उससे इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, उसके एनालिसिस पे फ़र्क पड़ सकता है, एनालिसिस अलग चीज़ है, प्रॉब्लम को ब्रेक करना, उसको समझना, लेकिन जो हमारी एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल जो वेक्टर है रिजल्टेंट, वो मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस पे डिपेंड नहीं कर सकता है। सो दिस इज़ अनदर आइडिया। ग्रेजुअली आपको इस तरह से भी सोचना जरूर आना चाहिए। ओके, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली केवल मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए होता है। तो फिजिक्स डजंट डिपेंड ऑन आवर चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की चॉइस पे फिजिक्स डिपेंड नहीं कर सकती है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप अच्छे कोऑर्डिनेट्स पिक करें, अच्छे का मतलब क्या है, अच्छे का मतलब हमेशा ये नहीं है कि एक्स ये इस डायरेक्शन में और वाई ऊपर की ओर। अच्छे का मतलब है उस प्रॉब्लम के हिसाब से अच्छे। आप प्रॉब्लम को देखते हुए अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को पिक करना चाहते हैं तो वो आपको क्या कर सकता है, मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी। अदरवाइज फिजिक्स चाहे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालो, चाहे इससे, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं, आंसर आपको सेम मिलेगा। बट हो सकता है एनालिसिस इस वाले में आसान हो, इस वाले में कठिन हो, या वट एवर बी द केस। तो यही बात है, अगर आप इफ़ यू चूज़ वाइजली यूर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को वाइजली चूज़ करते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम की सॉल्विंग में मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी मिल सकती है। अदरवाइज आंसर तो फाइनल फिजिकल आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा। बट कोऑर्डिनेट्स का फिर मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप अच्छे कोऑर्डिनेट्स पिक करेंगे उस प्रॉब्लम को के लिए, अच्छे कोऑर्डिनेट्स का मतलब जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ज़्यादा आराम से दे दे। तो कोऑर्डिनेट फिजिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, बट वी यूज कोऑर्डिनेट्स एंड अ वाइज चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स विल हेल्प अस। ओके, सो रिमेंबर दीज थिंग्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कार्टेशियन यूनिट वेक्टर से। ये भी आपको पता है, जिन्हें हम कई बार बेसिस वेक्टर्स भी कहते हैं। ओके, IJ के यूनिट वेक्टर्स जिसे आप कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं आपने पीछे इसको इस तरह से पढ़ा है या नहीं, बट लेट मी कोट। जब हम 3 डायमेंशनल फिगर 2 डायमेंशन में बनाते हैं तो यूजुअली इस तरह से बनाते हैं। ये जब मैं फिगर इस तरह से, मैं इस फिगर को 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूजुअली इन 2 तरीके से बनाऊंगा। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इसमें एक्स एक्सिस कागज़ या बोर्ड से बाहर की ओर आ रही है, आपको ये सोचना है वाई और जेड एक्सिस तो ये हैं, वाई डायरेक्शन ये है कागज़ में आगे की ओर, जेड डायरेक्शन इस कागज़ में ऊपर की ओर है, वाई और जेड यहाँ है, और एक्स एक्सिस एक्चुअली इस कागज़ से बाहर, ये कुछ इस तरह की डायरेक्शन है ऊपर की ओर, तो इसे हम ऐसे बाहर की ओर, ये बाहर की डायरेक्शन है। ओके, तो एक्स यहाँ, वाई यहाँ, जेड है, एक्स के अलॉन्ग का यूनिट वेक्टर आई, वाई का जे। लेकिन कभी कभी हम इस फिगर को ऐसे भी दिखाते हैं, एक्स वाला यहाँ, वाई वाला यहाँ और जेड में। मैं जो पॉइंट लेकिन रेज करना चाह रहा हूँ वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, मैं ये या ये, लेकिन ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही से आप कंफ्यूज ना हो।
मैंने यहाँ पे भी 2 फिगर बनाए हैं। इसमें क्या है, x बाहर की ओर है जैसे इसमें था, y ये अगर मैं इसे आगे बोल सकूँ आगे की ओर, लेकिन z यहाँ नीचे की ओर है, यहाँ ऊपर की ओर था। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक नहीं है। इसमें भी तीनों एक्सिस आपस में 90 में है, इसमें भी आपस में 90 में है, इसमें भी आपस में 90 डिग्री पे हैं। पर अगर आप एक्चुअली एक वायर फ्रेम से इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, माना आपने चूज़ कर लिया से ये ब्लैक वाला पेन मेरा एक्स एक्सिस है और रेड वाला वाई है और ब्लू, माना आप इस तरह का एक वायर फ्रेम या जिसे हम कहते हैं इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पिक कर लें, तो इस वाले से मैं ये वाला कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। ज़रा चलिए देखिए, ये एक्स ब्लैक है, ये आपके सामने ये फिगर होनी चाहिए लगभग रेड दिस। अब इसी को रोटेट करके मैं ये वाला फिगर बना सकता हूँ, एक्स ब्लैक वाई रेड, वही वाला, ठीक है। लेकिन मैं इस फिगर को रोटेट करके कभी ये वाला फिगर नहीं बना सकता हूँ। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का अंतर क्या है, मैं अगर आपको बहुत सिंपली दर्शाऊँ, जो अंतर है वो ये है, एक्स बाहर की ओर, वाई ये, इसमें जेड ऊपर है, इसमें जेड नीचे है। ये जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं, ये हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, चाहे ये या इसके और भी अगर आप रोटेशन कर सकते हैं, ओके। लेकिन ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये है लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं वो होता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। हम हमेशा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करेंगे। कोई स्पेशल केस होगा तो वहाँ पर बात कर लेंगे, बट अदरवाइज़ कोऑर्डिनेट्स में आप ऐसा नहीं कि आपने 3 एक्सिस बनाई और उनको कहीं भी लेबल कर दिया, उनका एक डेफिनेट क्रम होना चाहिए, ओके। क्रम बेसिकली आप थोड़ा बेटर तब समझ पाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप जानते हैं तो बेसिकली बहुत आसान है। आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं के होता है, तो अगर आप राइट हैंड रूल से आई से जे की ओर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो वो वेक्टर आपका ऊपर की डायरेक्शन में बनता है, नीचे की ओर नहीं। तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन ही यही है जहां हमारा राइट हैंड रूल वर्क करता है, ओके। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तब शायद, अगर आपको अभी क्लियर नहीं है वहाँ पे शायद ये और बेटर क्लियर हो जाएगा, बट दिस तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम हमेशा इसे यूज़ करेंगे। ये और ये एक ही बात है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, या तो मैं एक्स को बाहर की ओर ले सकता हूँ या जेड को। ये वाला हमारा लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कहीं गलती से मेरे से यूज़ हो जाए अलग बात है, बट हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, ओके दिस। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स या जिनको हम बेसिस वेक्टर्स भी कहते हैं, ओके। बेसिस का मतलब क्या है, आप हर वेक्टर को केवल आई जे और के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। बेसिस का आइडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाद में आपके पास एक यूनिट आएगी फुरियर, वो तो ट्रांसफॉर्म है, लेकिन आपने फुरियर एनालिसिस पढ़ा है पिछली क्लास में। बेसिस का मतलब ये है, आप कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ आपने डिफाइन कर दी और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को उनके टर्म में लिख रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का, 2 डायमेंशन में आप ये करते हैं, कोई वेक्टर ए है, ये ब्लैक वाला, आपने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चूज़ कर ली। इस फिगर में मेरा एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, 2 डायमेंशनल फिगर, ओके। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ, और ये जो एक वेक्टर बना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसको आप कहते हैं ये मेरा ए एक्स वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर जो रेड वाला है ये मेरा ए वाई वेक्टर। तो अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करें, अगर आप ए एक्स वेक्टर में ए वाई वेक्टर ऐड करें तो ये ओरिजिनल वेक्टर ए बन जा रहा है, जिस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा है। ब्लैक वाला वेक्टर को मैंने ब्लैक अंडरलाइन किया है, ब्लू वाले को दिस। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये फर्स्ट लाइन केवल ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इन्हीं ए एक्स और ए वाई को हम कहते हैं, जो कि वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इस वेक्टर ए के कार्टेशियन कंपोनेंट्स हैं। कार्टेशियन शब्द डिकार्टे के नाम से आया है, ओके, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो डिकार्टे ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई और जेड वाला जो सिस्टम है, 2 डायमेंशन में केवल एक्स वाई, उसको डेवलप किया था। तो ये, तो आप कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, कार्टेशियन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, ये वेक्टर ए को मैं 2 पार्ट्स में विभक्त कर सकता हूँ। लेकिन इन 2 पार्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये दोनों कंपोनेंट्स जो इसके हैं, इन्हें हम कंपोनेंट्स कहेंगे, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कार्टेशियन कंपोनेंट्स का मतलब ही यही है, आप वेक्टर को इस तरह से ब्रेक कीजिए, 2 डायमेंशन में 2 भागों में, 3 डायमेंशन में हम 3 भागों में विभक्त करेंगे, लेकिन वो तीनों जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या है, 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री के बाद में एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे जिसे हम फिजिक्स में ऑर्थोगोनल कहते हैं। मैथमेटिक्स में आपने प्रॉब्ली सुना होगा ऑर्थोगोनल कर्व्स और समथिंग लाइक दैट। ऑर्थोगोनल का मतलब है 90 डिग्री। तो ये आपने वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या हैं, ऑर्थोगोनल, 90 डिग्री पे हैं, ओके। तो ये हमें बहुत हेल्प करता है, तो कार्टेशियन कंपोनेंट्स। लेकिन अब अगर आप इस ए एक्स वेक्टर को देखें, मैंने इस वेक्टर का नाम ए एक्स लिखा था। इस ए एक्स वेक्टर की लंबाई माना ए एक्स है, सिंपली मैंने यहाँ एरो नहीं लगाया, मतलब केवल मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड। और साथ में आता है यूनिट वेक्टर। किसी जनरल वेक्टर बी को आप लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, अच्छा बी का परिमाण और बी का यूनिट वेक्टर। ए एक्स का परिमाण ये ए एक्स हो गया।
लेकिन इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको ax यूनिट वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यूनिट वेक्टर i है। तो ये जो है हम बल्कि ये वाली लैंग्वेज यूज़ भी नहीं करते हैं, हम इसे ax वेक्टर नहीं लिखते हैं। हम ax वेक्टर को कैसे लिखते हैं, अच्छा उसकी लंबाई माना ये 4 मीटर है तो ये 4 हो जाएगा और i हो जाएगा। और ऐसे ही माना ये लंबाई 3 है, ये वाला 3 यूनिट्स का डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, x के अलॉन्ग इतना डिस्प्लेसमेंट और उससे 90 डिग्री पे एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट किया, तो कुल मिला के आपका ये वाला वेक्टर बन जाएगा दिस ay, उसका परिमाण माना 3 × j, 4i + 3j, आप ये लिखते तो हैं दिस। तो हम ये वाली लैंग्वेज तो यूज़ करते ही नहीं, हम सीधे इस फॉर्म में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड × यूनिट वेक्टर i प्लस मैग्नीट्यूड × यूनिट वेक्टर j। 3 डायमेंशन में होगा तो मैग्नीट्यूड × यूनिट वेक्टर k भी आ जाएगा। ओके, तो वेक्टर को हम इस तरह से उसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं। यू नो ऑल दिस बट दिस। और एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री से आपको ये भी पता है, ax जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का जो कंपोनेंट है वो होता है a cos थीटा। यहाँ पे आप हमेशा इसे रट के ना ध्यान रखें, इस ज्योमेट्री में मैंने इस एंगल को थीटा कहा है और इस एंगल को फाई, इसलिए ये a cos थीटा है। बट आप इसे हाँ इस तरह से जरूर याद रख सकते हैं, बेस के अलॉन्ग का कंपोनेंट, आप जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसमें बेस के अलॉन्ग का कंपोनेंट क्या होता है, a cos थीटा। ओके, बेस लेकिन कहाँ, उस एंगल के रेस्पेक्ट में, अगर ये आपका एंगल है तो ये बेस है। अगर बाय द वे आप इस एंगल को थीटा कहते तो बेस ये बनता। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, और ए वाई जो वाई कंपोनेंट है a sin थीटा। ओके, ये जो आर्म है ये, या इसको आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आप पैरेलल वाला वो पैरेललोग्राम या पैरेलल ट्रांसपोर्ट के आइडिया को आपको ध्यान है तो ए वाई केवल ये नहीं है, ए वाई ये वाला वेक्टर भी है, और इसी तरह से ए एक्स केवल ये वाला वेक्टर नहीं है, ए एक्स ये वाला वेक्टर भी है। ए एक्स में ए वाई ऐड करो या ए वाई में ए एक्स ऐड करो, ये भी ए वाई, ये भी ए वाई, ये ब्लू वाला ए एक्स किसी को भी कहें, मिल के वैक्टर ए बनना है। ओके दिस। लेकिन यहाँ पे अगेन एक कभी कभी कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है, और ये शब्द मैंने हिंदी में इसीलिए लिखा है, मैं तो इसी तरह से याद रखता हूँ। ए वाई बेस के अलॉन्ग का कंपोनेंट कॉस थीटा होता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, और सामने वाली आर्म ये थीटा के सामने वाली आर्म है, जिसे हम नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर बेस, लेकिन सीधे सामने वाली आर्म जो है, सामने वाला कंपोनेंट जो है वेक्टर का, सामने वाला मतलब एंगल के सामने वाला कंपोनेंट, वो क्या होता है, साइन थीटा। ये सारी बात मैं थीटा के टर्म में कर रहा हूँ, बट अगर मैं इस थीटा के बजाय इसे फाई के टर्म में एक्सप्रेस करूँ, थीटा बराबर है 90 - फाई, और यहाँ पे साइन 90 - थीटा होता है कॉस फाई। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आपने मैथमेटिक्स में मोस्ट प्रॉब्ली ये पढ़ा होगा, या अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप ये देखिए, एक्स कंपोनेंट कितना है, ए इंटू कॉस ऑफ सम एंगल, और वाई कंपोनेंट कितना है, ए इंटू कॉस ऑफ सम एंगल। नॉर्मली तो हम ये वाली यूज़ करेंगे, हमेशा इस फॉर्म में यूज़ करते हैं, बट अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें, अच्छा मैग्नीट्यूड खुद उस वेक्टर की लंबाई और कॉस किसका, थीटा का। अगर आप एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं तो वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ ले लो, और अगर आप वाई कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो फिर से वेक्टर की लंबाई ए कॉस, लेकिन किसका, क्योंकि आप वाई कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो वेक्टर का एंगल किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। जब हम इस फॉर्म में इन कंपोनेंट्स को लिखते हैं कि हर किसी को हम कॉस की फॉर्म में लिखेंगे, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, बट ये मैथमेटिक्स का पॉइंट है, मैंने ये इसलिए वो किया, अगर आपने कहीं इस तरह की फॉर्म देखी है तो आप कंफ्यूज ना करें कि ये तो साइन होता है, ये कॉस क्यों हो रहा है। यहाँ सारी बात हम थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं, फाई के टर्म में कोई बात ही नहीं हो रही है, तो केवल थीटा के टर्म में आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट ए साइन थीटा। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। 3 डायमेंशन में अगर हम आएँ, 3 डायमेंशन में मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस है। ओके, कोई जनरल वेक्टर, ये ब्लैक वाला एरो है, बल्कि इस फिगर में शायद उतनी क्लैरिटी नहीं है, पहले इसको देखें, ये एक्स वाई जेड, ये कोई जनरल वेक्टर ए है, तो आप इसे ऐसे ब्रेक करते हैं, ए एक्स आई, ए एक्स मैग्नीट्यूड आई डायरेक्शन में चले, ए वाई मैग्नीट्यूड जे डायरेक्शन में चले, और ए जेड मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में चले। तो अगर ये 3 वेक्टर्स को मैं ऐड कर दूं, और ये 3 वेक्टर्स ब्लू, रेड और ग्रीन, इनकी खासियत क्या है, ये वाला वेक्टर पूरी तरह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाला पूरी तरह वाई या वाई के पैरेलल है, और ये पूरी तरह जेड या जेड के पैरेलल है। ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं, आपस में 90 डिग्री पे हैं, कार्टेशियन कंपोनेंट्स हैं। 3 डायमेंशन में किसी जनरल वेक्टर ए को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं, उसका कितना कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग है, कितना वाई के अलॉन्ग है, कितना जेड के अलॉन्ग। वहाँ पे इस तरह के सिंपल फॉर्मूले हम नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है, बट ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से कर सकते हैं, बट अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। बट द पॉइंट इज़, आप 3 डायमेंशन में भी किसी वेक्टर को इस तरह से ब्रेक करते आए हैं, ये कार्टेशियन कंपोनेंट जिसे आप कहते हैं। और इस फिगर में ये ब्लैक वाला जो डायगोनल है, लगभग एक क्यूब जैसा बन गया। क्यूब बनना जरूरी नहीं था, ए एक्स, ए वाई, ए जेड सब अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने बाद में ये फिगर अलग से बनाया। बट कोई वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बट द पॉइंट इज़, आप इन 3 का जो एडिशन है वो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, आप मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करते हैं
तो आप उनको किसी भी क्रम में ऐड करें, इसको और साथ में इस प्रॉपर्टी को भी, आपको कुल मिला के 10 वेक्टर्स ऐड करने हैं। आप पहले किसी को ले लें, फिर दूसरे, फिर तीसरा, किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आपको रिजल्टेंट सेम मिलेगा। तो ये ब्लैक वाले वेक्टर को आप AXI प्लस AYJ प्लस AZ के से भी बना सकते हैं, या पहले आप Y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर दें AYJ, फिर Z के अलॉन्ग AZ के, और फिर AXI। मैंने ये ब्लू वाले 4 एरो दिखाए हैं, इन चारों को आप AX वेक्टर या AXI मानेंगे। ये वाला, ये भी AXI है, AX मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन X एक्सिस के अलॉन्ग। ये वाला भी वही है, X के पैरेलल तो है ये भी, और इसकी लंबाई भी उतनी है, तो ये भी AXI है, या ये भी AXI है, ये भी AXI। तो इन वेक्टर्स को आप किसी भी क्रम में अगर आप ऐड करें, आपको रिजल्टेंट ये मिल जाएगा। तो दीज आर द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ दिस। कंपोनेंट्स का एडवांटेज, क्यों हम ये कार्टेशियन कंपोनेंट यूज़ करते हैं? मैथमेटिक्स कार्टेशियन कंपोनेंट्स में बहुत सिंपल हो जाती है, वेरी वेरी सिंपल। ओके, क्यों? अभी मैं वेक्टर एडिशन का एग्जांपल लूँगा केवल, बाद में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन जो आप पहले से शायद जानते हैं, उनको भी कंपोनेंट्स के टर्म में लिखना बहुत आसान होता है, बहुत आसान से एक्सप्रेशन बनते हैं। लेकिन अभी मैं केवल अगर वेक्टर एडिशन की बात भी करूँ, अभी तक वेक्टर एडिशन का नियम मूलतः जो हमने अभी डिस्कस किया है, वो केवल ये है, हाँ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा या पैरेललोग्राम, फिर इसको ज्योमेट्रिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंपोनेंट्स क्या एडवांटेज आपको ऑफर करते हैं, उसके लिए पहले इस आइडिया को समझ लें। वेक्टर्स का एडिशन नंबर की तरह नहीं होता है, जो आपने इस एग्जांपल में हमने देखा था। 3 और 4 अगर 2 वेक्टर्स के मैं नाम रख दूं, जो कि वैसे गलत है, पर इनका एडिशन 7 भी होता है कभी कभी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, कभी कभी 1 भी हो जाता है, और कभी कभी 5, और बाकी भी चॉइसेस हो सकती हैं। लेकिन द पॉइंट इज़, अगर आप जिन 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो वो सीधे सीधे नंबर्स की तरह जुड़ जाते हैं। नंबर्स की तरह जुड़ने का मतलब उनके मैग्नीट्यूड सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, या सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, सीधे सीधे वो नंबर्स की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, और डायरेक्शन क्या रहती है? सेम। माना आप 4 का डिस्प्लेसमेंट आपने ये किया किसी भी डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस नहीं है, कहीं भी किया, और फिर उसी डायरेक्शन में आप 3 यूनिट्स और चले, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हुआ, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ। और मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 4 + 3 = 7। नॉर्मली वेक्टर्स का एडिशन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 4 + 3 7 ही बनता है, लेकिन जब वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, तो उस समय तो वो कम से कम क्या होते हैं? सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ, क्वालिटेटिवली अगर मैं बोलूँ, सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स में कोई चिंता नहीं करनी होती है एडिशन में, क्या करो? सीधे सीधे ऐड कर दो। तो फिर इससे फ़ायदा क्या है? माना आपको 2 वेक्टर्स A और B ऐड करने थे, माना फिगर में आपके पास ऐसे थे, आप ट्रायंगल लॉ या कोई और ट्रिक से इनको ऐड कर रहे थे, वो भी आप जानते हैं, वो सारी ट्रिक्स भी आप जानते हैं। बट अगर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर लिया, माना ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस, मैं 2 डायमेंशन में ले रहा हूँ एग्जांपल। मैंने इस वेक्टर A के भी x और y कंपोनेंट ले लिए, इसके कार्टेशियन कंपोनेंट AXI + AYJ, और ऐसे ही इस वेक्टर B के भी कंपोनेंट्स ले लिए। तो अब अगर मैं A + B लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूँ इस इक्वेशन की, तो हाँ मुझे A + B मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखिए, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये चारों अपने आप में वेक्टर्स हैं, AX × यूनिट वेक्टर I + AY × दिस। लेकिन आप इन 2 चीज़ों को देखिए, इसकी डायरेक्शन भी I है, इसकी भी डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर हैं। जब सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड सीधे सीधे ऐड हो जाता है और डायरेक्शन सेम रहती है। तो अगर I और I डायरेक्शन के 2 वेक्टर्स हैं, और एक का मैग्नीट्यूड AX और एक का BX, तो ऐड होकर कितना बनेगा? AX + BX, नंबर्स की तरह ऐड हुए × I। और ऐसे ही जो ये वाले हैं, ये दोनों J डायरेक्शन के हैं, तो इनका सम AY + BY मैग्नीट्यूड J। कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का एडवांटेज ये है, आप अगर वेक्टर को, हर वेक्टर को, चाहे उस प्रॉब्लम में हो सकता है 50 वेक्टर हों या 500 हों या 5000 वेक्टर्स हों, अगर आपने हर वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, 2 डायमेंशन में 2 कंपोनेंट्स में, 3 डायमेंशन में 3 कंपोनेंट्स में, तो फिर आप कंपोनेंट बाय कंपोनेंट एडिशन कर सकते हैं। x कंपोनेंट में ऐड हो जाएंगे, y कंपोनेंट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रिंसिपल को इंग्लिश में शायद कुछ ऐसे कहते हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आप अगर संतरे और सेब आपके पास हैं कहीं पे फल, तो आप ऐसे नहीं, उनको ऐसे ही ऐड नहीं करते हैं। 4 एप्पल में 2 एप्पल ऐड होंगे तो 6 एप्पल बनेंगे, और 7 ऑरेंजेस में 2 और ऐड हुए 9 अलग अलग। और मैं तो इसे कहता हूँ गधे और घोड़े का सिद्धांत। गधे और घोड़े मिक्स नहीं होते हैं। ये अगर गधे हैं तो गधे गधों के साथ जाएंगे और घोड़े जाएंगे घोड़ों के साथ। ओके, आई विल रेफर टू दिस यूजुअली, तो आप इस कंटेक्स्ट को जरूर समझ जाइए। ओके, दिस इज अगेन अ क्वालिटेटिव वे ऑफ सेइंग जिस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ कहीं पे। बट द पॉइंट इज, कंपोनेंट्स में ब्रेक हम इसलिए करते हैं, एटलीस्ट एक एडवांटेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं,
और ये हम करते हैं, ये आप करते आए हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें कितनी आपने कैलकुलेशंस की होंगी, बट उनको आप थोड़ा सी आप रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में। हाँ, हम करते क्या थे, आपको दो चीज़ें ऐड करनी है, लास्ट सेमेस्टर में हमने कुछ ऐसा किया होगा, कॉम्पटन इफेक्ट या कहीं पे शायद इस तरह के कुछ फिगर्स आए थे। तो आप करते हैं इसके भी एक्स और वाई कंपोनेंट ले लेते हैं और इस वाले के भी एक्स और वाई कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट में ऐड होता है और वाई कंपोनेंट वाई में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट इस तरह के आपने कई जगह किए हैं, तो वो ये एडवांटेज क्यों किया उसको समझिए। सेम डायरेक्शन के वेक्टर सिंपली ऐड हो जाते हैं, तो आई वाले सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, जे वाले सारे ऐड हो जाएंगे, के कंपोनेंट भी होगा तो वो भी ऐड हो जाएंगे, तो लास्ट में आपके रिजल्टेंट में सम नंबर इनटू आई कंपोनेंट, सम नंबर इनटू जे कंपोनेंट प्लस सम नंबर इनटू के कंपोनेंट बन गया आपका रिजल्टेंट। ओके, तो और हमारी स्ट्रेटजी यही होती है कंपोनेंट्स में जब हम वर्क करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी यही होती है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, रिजल्टेंट निकालना है, आप पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पिक करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पिक करते हैं सूटेबली, फिर हर वेक्टर को उसके कार्टिजियन कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं अपने एक्सिस के हिसाब से। ए वेक्टर का भी ए एक्स ए वाई ए जेड कंपोनेंट लेते हैं, बी का भी लेते हैं, सी का भी, डी, जितने भी वेक्टर्स हों, और बाद में कंपोनेंट बाई कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। सबके एक्स कंपोनेंट एक साथ जोड़ दो, वो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हो गया, सबके वाई कंपोनेंट एक साथ ऐड कर दो, वो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट हो गया, सबके जेड कंपोनेंट अगर हों उनको ऐड कर दो। सो दिस इज दिस। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी डू। ये आप करते आए हैं, बट दिस इज़ अगेन जस्ट अ रिमाइंडर। और बाद में कार्टिजियन कंपोनेंट्स के टर्म में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन भी देखेंगे। आप प्रॉब्ली जानते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटरमिनेंट बनाते हैं, बट कंपोनेंट्स के टर्म में इनके एक्सप्रेशन भी बड़े आसान होते हैं, सो दे ऑफर एन एडवांटेज। ओके, और लास्ट में जस्ट दिस इज़ वेरी रियली सिली कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, कोई वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर लिखते हैं, लेकिन उस वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर आपको पता हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो ये जो मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का, जो मैग्नीट्यूड जिसे हम सिंपली ऐसे या और टेक्निकली ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप नोटेशन अपना क्लियर रखिए, वेक्टर को एरो से दिखाइए, मैग्नीट्यूड को ए से, दिस इज सफिशिएंट, ये और ये। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए उसके कंपोनेंट्स के टर्म में इतना होता है, यू नो दिस। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, द लेंथ ऑफ द वेक्टर जो होता है ज्योमेट्रिकली पाइथागोरस थ्योरम से 3 डायमेंशन में, दिस इज़ वेरी वेरी इजीली। ओके, और फिर इस तरह के सवाल आपने कई बार किए होंगे। माना कोई वेक्टर दे रखा है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर निकालने की ट्रिक ये होती है, वेक्टर को उसके परिमाण से क्या कर दो, डिवाइड। और परिमाण कैसे निकालेंगे, वेक्टर के कंपोनेंट से आप उसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये निकालने के लिए ये डिनोमीटर निकालना है, डिनोमीटर इस फॉर्मूले से निकलेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। ओके, अगर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही हैं अभी, हो सकता है आपने इतना यूज़ ना किया हो इन द रिसेंट पास्ट, तो प्लीज़ इसको किसी भी वेक्टर एनालिसिस की बुक से या नेट से 2-4 एग्जाम्पल आप इसको कर लें, ब्रशअप कर लें। ओके, ये चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप सोचें कि हाँ बुक देख के रेफ़र करूँगा, ये सब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस लेक्चर में जितना कुछ बताया गया संभवतः मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, बट जस्ट मुझे स्टार्ट करना था कि हाँ हम पहले प्रीवियस जो नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है वो यहाँ तक है। ओके, और ये नहीं, इसमें भी सारा कवर नहीं हुआ होगा, कई और चीज़ें हैं। हमारा जो मेन पॉइंट, लेट मी से, अगर मैं स्टार्ट करूँगा डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, बट डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस पे मैं एम्फेसिस करूँगा, इसलिए मैं उसे फ्रेश टॉपिक एक मान सकता हूँ। अदरवाइज आज मैंने जितना इस वीडियो में कहा है वो सब प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ भी चुके हैं और इवन यूज़ भी कर चुके हैं। जस्ट उसको ब्रशअप कर लीजिए ताकि आगे हम खट इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। ओके, एक एग्जांपल इसका अगर दूं, अगेन ये भी बहुत ट्रिवियल एग्जांपल है, आप यूज़ करते आए हैं। 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप कहते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है। ये पॉइंट कोई P है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में पहले हमने एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट का नाम P है, तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, माना हम उसका नाम R वेक्टर रखें, तो उस R वेक्टर कौन सा होता है, उस पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। उसकी पोजीशन को इंगित करने वाला, बताने वाला वेक्टर, ओरिजिन के सापेक्ष वो पॉइंट कहाँ है, तो यही वेक्टर तो बता रहा है, अच्छा ये रहा इतनी दूरी पे इस डायरेक्शन में। और R वेक्टर कंपोनेंट्स के टर्म में इतना होता है, XI प्लस YJ प्लस ZK, और R का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये आप यूज़ करते आए हैं। तो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस रिवीजन लेक्चर, लेट मी से इट एज अ रिवीजन लेक्चर। और भी कुछ चीज़ें होंगी डेफिनेटली, तो आप उन सबको करके एक एक दो न्यूमेरिकल्स अगर आप क्विकली कर लें तो all this will be brushed up, and then from the next lecture onward we can move to the dot product and cross product and vector fields, scalar fields and vector fields, and gradient divergence curl and all those phenomena, theorems and all this. So please go through this. So with that I would like to conclude this lecture for the time being. So thank you everybody.